हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो हम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क का यानी कि सीएचबी क्लर्क का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट थर्ड को देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। और ये 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके के रहेंगे। ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं वो आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है ना। कमेंट करेंगे कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन व्यूवर्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग आपके पास रहेगा, तो इसको एंड तक आपने जरूर देखना है। ठीक है। और सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। वीडियो को पहले पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, देन उसका आंसर आपको देखना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश से रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये एरर से है। आपको एरर फाइंड करना है कि इनमें से कौन कौन से पार्ट में एरर है। कहता है कि इन मेट्रो सिटीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग आर सो हाई दैट मैनी पीपल फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो पहले तो आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके पहले इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप खुद से बताएंगे क्या आंसर है, देन उसके बाद आप क्या देखेंगे, आंसर को देखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन द मेट्रो सिटीज, जो मेट्रो सिटीज हैं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो क्या है, सो आर सो हाई, वो बहुत हाई है। दैट मैनी पीपल, बहुत सारे पीपल जो होते हैं, फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर, बहुत सारे पीपल जो वहाँ पर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको डिफिकल्टी होती है सर्वाइव करने में। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन से पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। ठीक है। और कमेंट जरूर करेंगे गाइस, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो द कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यहाँ पर की द कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात हो रही है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि किसी एक चीज की बात हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आर की जगह क्या होना चाहिए था, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक सिंगुलर है, तो आर की जगह आपके पास इज यूज होना चाहिए, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिप्रेजेंट करता है किसको, एक सिंगल फॉर्म ऑफ अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल फॉर्म ऑफ अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर के बजाय क्या आएगा, एज आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास ये पैराजम्बल्ड है। आपको बताना है कि वाइल द रिसेंट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, उसके बाद कौन सा है। वाइल द रिसेंट यानी कि अभी अभी। रिसेंट का मतलब क्या होता है, अभी अभी जो हुआ है। यानी कि वाइल द रिसेंट सेंचुरी नहीं हो सकता, ऑफ अ ड्रॉट नहीं हो सकता, रोज रेन से स्टार्ट होगा। वाइल द रिसेंट सेंचुरी, तो पहले तो आएगा आर। द वाइल द रिसेंट रेन में हैव सूथड कंसर्न, किसको उसने ठीक कर दिया, किसको कर दिया। ठीक है ना। किसको ठीक करा, तो ड्रॉट यानी कि सूखे को ठीक कर दिया। वाइल द रिसेंट रेन में हैव सूथड कंसर्न्स ऑफ अ ड्रॉट, यानी कि जो सूखे का जो कंसर्न था उसे ठीक कर दे। तो आर के बाद क्या आएगा, क्यों आएगा। और कौन से ऑप्शन में मेरे को ये दिखाई दे रहा है आर के बाद क्यों, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मेरे को आर के बाद क्यों दिखाई देता है, वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो देख लेते हैं क्या ये सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो आर के बाद क्या होगा, आपको सारा सॉल्व नहीं करना होता, आपको नॉर्मल सा सॉल्व करना है। ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेने हैं, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, वाइल द रिसेंट रेन में हैव सूथ कंसर्न ऑफ अ ड्रॉट, इंडियाज रेनफॉल डाटा फॉर ओवर कहाँ पर, ओवर अ सेंचुरी शोज दैट द जून रेनफॉल इज नो प्रिडिक्टर ऑफ द मानसून आउटकम्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको यहाँ पर क्या बताना है, एंटोनिम बताना है किसका, अनफेटेड का। अनफेटेड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो पहली बात तो आपको अनफेटेड का मतलब पता होना चाहिए कि अनफेटेड का मतलब क्या होता है। अनफेटेड का मतलब होता है नॉट कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टेड या फिर जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रोका नहीं जा सकता जिसे, तो उसे बोलते हैं हम अनफेटेड, यानी कि इसे बोलते हैं हम अनकंट्रोल्ड। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड इसका मीनिंग होता है जिसे आप रोक नहीं सकते, जो मुक्त होता है, बंधन मुक्त जो होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंटोनियम बताना है। तो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो इसका सही अंटोनियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा किसकी स्पेलिंग जो है वो सही है। तो आपको स्पेलिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परसीव। पी ई आर सी ई आई, पी ई आर सी ई आई वी ई इसका सही आंसर हो जाएगा, परसीव।
ठीक है ना। और परसीव का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू अंडरस्टैंड और थिंक समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है ना। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू किसी चीज़ को जानना या सोचना उसके बारे में, समथिंग इन एक पर्टिकुलर वे में। तो इसका क्या होता है, परसीव करना किसी चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर ए सब करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आपके पास ये कि पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, एक पैसेज है, उसमें पैसेज फिल द ब्लैंक्स है, तो फिल द ब्लैंक्स फिल करने हैं, साइड में इसके क्वेश्चन है। तो पहले ब्लैंक में आप कहते हैं कि आफ्टर द ह्यूंगा ह्यूंगा ओंगा उंगा वोल्केनो इरप्टेड, ये कोई वोल्केनो का नाम है, ठीक है ना, बहुत अजीब सा ही नाम है, पता नहीं क्या ही नाम लिखा हुआ है। तो ये वोल्केनो का नाम है, ठीक है ना। हम सीधा वोल्केनो पे आते हैं। तो आफ्टर द, जो ये वोल्केनो का नाम है, वोल्केनो इरप्टेड इन 15 जनवरी, आर डिवास्टेटिंग सुनामी, ओंगा डैश आ पैसिफिक आइलैंड, आज डिफेंस स्टार्मिंग क्या करा था, हिट वाज हिटिंग हीटिंग या इज हिटिंग। तो अगर हम देखें इस वाले पैसेज में, तो पहले ऑप्शन में क्या फिट होने वाला है वो देख लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट, यानी कि 15 सेंचुरी की बात कर रहे हैं। वोल्केनो इरप्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, तो हम पहली बात तो हमें ये पता लग गया कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देयरफॉर इज हीटिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। इज हीटिंग यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है ना। हीटिंग इज अ ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, हीटिंग नहीं होता, हीटिंग इज अ ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, ठीक है ना। वाज जो हीटिंग होता है वो पास्ट कंटिन्यूस को डिनोट करता है, जो वाज हीटिंग होता है वो पास्ट कंटिन्यूस, मतलब पास्ट में कोई चीज़ शुरू हुई है और अभी भी चल रही है। तो पास्ट कंटिन्यूस नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिट टोंगा इन पैसिफिक एलियन, तो यहाँ ने हिट करा था उसने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी पैसेज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स, टू में आपको बताना है। फिर आगे कहता है कि कम्युनिकेशंस वर, जो कम्युनिकेशंस थे वो क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, डैमेज्ड हो गए, पॉल्यूटेड या हर्ट हो गए थे। तो इंजर्ड नहीं हो सकता, इंजर्ड एक नॉन लिविंग थिंग्स कभी इंजर्ड नहीं हो सकती, ठीक है ना, लिविंग थिंग इंजर्ड होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन थे वो डैमेज हो गए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द कम्युनिकेशन वर डैमेज्ड बिकॉज देयर वाज ओनली वन अंडर सी केबल, क्योंकि वहां पर सिर्फ क्या थी, एक ही अंडर सी केबल थी, ठीक है ना। अंडर सी केबल डैश कनेक्टेड टोंगा टू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो एक ही केबल थी जो कनेक्ट करके रखती, जो के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट, जो कि कनेक्ट करके रखती थी, यानी कि दैट आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन आ जाएगा दैट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दैट कनेक्टेड द टोंगा टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मीन वाइल सेवरल कंट्रीज, ठीक है ना, मीन वाइल सेवरल कंट्रीज, आगे बढ़ते हैं, डैश शिप्स एंड फ्लाइट्स टू द कंट्री, मीन वाइल सेवरल कंट्रीज डैश क्या कर रही थी, भेज रही थी, ठीक है ना, क्या कर रही थी वो, अपनी जो सेवरल कंट्रीज जो थी वो अपने शिप्स जो थे वो भेज रही थी, मतलब कि किसी को किसी विशेष गंतव्य या किसी विशेष दिशा में जाने का आदेश या निर्देश देना, यानी कि भेजना। तो सेवरल कंट्रीज सेंट शिप्स एंड फ्लाइट टू द कंट्री, सेंट कर रही थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ड्राइव नहीं कर रही थी, फ्लू नहीं, उड़ नहीं रही थी, उसे उसको भेजा जा रहा था उस कंट्री की तरफ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे इसी पैसेज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 100 ऑफ वॉलंटियर्स, ठीक है ना, बहुत सारे वॉलंटियर्स स्पेंट डेज डैश अवे एश बाय हैंड एट द एयरपोर्ट्स रनवे सो दैट द इमरजेंसी प्लेन कुड लैंड, ठीक है ना। हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स स्पेंट डेज, ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया था, स्पेंट डेज क्लियर्ड अवे ऐश, तो जो वहाँ पर जो ऐश थी, यानी कि जो कचरा वचरा था उनको क्लियर कर दिया, क्लियर्ड हो गया था, पास्ट की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी, क्लियर कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। वो क्या कर रहे थे, क्लियर अवे वॉश, ये एक ईडियम है, क्लियर अवे वॉश, ये क्या है, क्लियर अवे का मतलब होता है टू मूव समवन और समथिंग असाइड, स्पेशली तो किसी चीज को हटाना। क्लियर अवे का मतलब का अर्थ होता है किसी को या किसी चीज को एक तरफ से ले जाना, खासकर अगर यह रुकावट पैदा करता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज रुकावट पैदा करती है तो एक चीज को दूसरी जगह तक ले जाना, जो क्लियर अवे क्या होगा, फिर बस ईडियम है, तो क्लियर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियरिंग अवे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियरिंग अवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आपके पास ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। कह रहा है कि शर्लॉक सेड हाउ गॉर्जियस द गर्ल इज, तो शर्लॉक सेड, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन में एक्सक्लेम्ड 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 लिखा हुआ था, शर्लॉक क्या गया, एक्सक्लेम्ड दैट, दैट लगेगा, ठीक है ना। हाउ गॉर्जियस द गर्ल इज जो होता है वो वाज में चेंज होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट जो इज होता है वो किस में चेंज होता है, वाज में चेंज होता है। हाउ द, और एक ही दो ऑप्शन में मेरे को वाज दिखाई दे रहा है, एक ये है और एक यहाँ पर है वाज, ठीक है ना। और आगे कह रहा है कि हाउ गर्ल द गॉर्जियस इज, और वैसे भी ये शॉकिंग होके कह रहा है, तो वेरी आपका यहाँ पर लगेगा दैट द गर्ल, और हाउ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, हाउ नहीं आएगा, क्वेश्चनिंग नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है ना।
कह रहा है कि हाउ द गर्ल वाज, तो इस इस जो है वो वाज में चेंज होगा। द शर्लॉक एक्सप्लेन दैट, शर्लॉक एक्सक्लेम्ड दैट द गर्ल वाज वेरी गॉर्जियस, ये आएगा। ठीक है, द गर्ल वाज, उसने बोला कि द गर्ल कितनी गॉर्जियस लग रही है। हाउ द गर्ल वाज वेरी गॉर्जियस, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मीनिंग बताना है, ईडीएम है ये, ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब क्या होता है, ब्लू बुक का मतलब होता है आपके पास एक गवर्नमेंट बुक, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। ब्लू बुक मीनिंग रजिस्टर्ड एस्पेलिश सोशल प्रोमिनेंट पर्सन, यानी कि किसी खास पर्सन के लिए जो होती है गवर्नमेंट बुक होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रितु हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट, पैसिव में इसको चेंज करना है। ठीक है ना, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म इसकी बतानी है। तो हैज़ के साथ यहाँ पर क्या लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको ये पता होना चाहिए कि हैज़ के साथ अगर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करते हैं और इसे पैसिव में आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ प्लस बीन आता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज़ के साथ बीन आएगा, तो एक ही ऑप्शन सेंटेंस में मेरे को हैज़ प्लस बीन दिख रहा है ऑप्शन नंबर फोर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर, द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय रितु, ऑप्शन नंबर फोर इसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब तक हमने इंग्लिश के जो थे वो 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। ये इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस थे 12 क्वेश्चन। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर। ये सारे के सारे अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो रीजनिंग के होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंग्लिश के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। देखिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोज़ लाते रहें। अब पिछली दो दो मॉक टेस्ट वीडियोस में हमने अच्छा प्यार दिखाया है। ठीक है ना, बहुत अच्छे लाइक्स या फिर सब्सक्राइब या फिर वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है। तो इसी तरह की इस यही वही प्यार इस वीडियो में भी दिखाइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। ठीक है, तो रीजनिंग के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है और लेकिन ये लग मैथ का रहा है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन मैथ में आते हैं, तो लेकिन ये है रीजनिंग के पार्ट में। तो अप्रोक्सीमेट का वैल्यू आपको बतानी है, तो 23.7 यहाँ पर दिया गया है। तो 23.7 को हम क्या लिख लेते हैं, 24 लिख लेते हैं। हमने 23.7 को क्या लिख लिया, 24 लिख लिया। 2.14 दिया गया है, इसे हमने 2 लिख लिया। प्लस 47.75 दिया गया है, हमने इसे 48 लिख लिया। फिर डिवाइडेड बाई 2.25 है, तो हमने इसे 2 लिख लिया। माइनस में कितना, हमने इसे लिख लिया 12.75 को हमने 13 लिख लिया। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 24 इंटू 48 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस में कितना 24 माइनस 13, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72 माइनस 13 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 59 से करेक्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन था, हमने अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका ब्लड रिलेशन से है। कहता है कि राजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन। राजन जो है, जो राजन है वो ब्रदर है। ब्रदर है मतलब मेल होगा, और किसका ब्रदर है, ये सचिन का ब्रदर है। एंड मनिक इज द फादर ऑफ राजन। मनिक जो है वो फादर है किसके, राजन के। तो मनिक यहाँ पर आ जाएगा। मनिक इज द फादर ऑफ, मनिक इज द फादर ऑफ किसके, राजन के। फिर आगे कहता है कि जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। जगत जो है वो ब्रदर है किसका, प्रिया का। एंड प्रिया इज द डॉटर ऑफ सचिन। प्रिया जो है वो डॉटर है किसकी, सचिन की। प्रिया डॉटर है तो इसलिए सर्कल आ गया, और जगत इसका भाई है। ठीक है ना, जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। आगे कहता है कि हु इज द अंकल ऑफ जगत। जगत का अंकल कौन है, तो सही इसका सही आंसर क्या दिख रहा है, जगत का अंकल कौन है, राजन है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, राजन। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कारपेंटर क्या करता है, कारपेंटर चेयर। कारपेंटर इज रिलेटेड टू चेयर, इसी तरह का आपको रिलेशन आगे बताना है। ठीक है ना, कारपेंटर चेयर, चेयर इज मेड बाय कारपेंटर। कारपेंटर ने चेयर कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो एम्पायर क्या किंग बनाता है, नहीं, एम्पायर ये नहीं हो सकता। वॉल, वॉल कौन बनाता है, मैसन, मतलब कि जो दिहाड़ी करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं मजदूर। तो इसका ये आपका ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं क्या सही है। जी हाँ दोस्तों, तो वॉल कौन बनाता है, मैसन, यानी कि मजदूर बनाता है। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास सीरीज का क्वेश्चन है। कहता है कि 30, फिर आता है आपके पास 48, फिर आता है 102, फिर आता है 264, देन आता है 750। और इससे नेक्स्ट आपको बताना है पैटर्न, इसमें ढूंढना है कि क्या पैटर्न इसमें लग रहा है। तो अगर हम पैटर्न देखें तो अगर मैं यहाँ पर गैप देखता हूँ तो इधर गैप है 18 का। यहाँ पर अगर हम गैप देखें तो यहाँ पर गैप है किसका, +54 का। ठीक है ना, इधर अगर हम गैप देखते हैं तो जो माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 162 का। इधर गैप देखते हैं तो इधर आता है आपके पास है 486 का गैप आता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 18 को 3 से 54 आता है। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 162 आता है। मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 486 आता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1458। और 1458 750 में 1458 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2208, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा।
तो सिंपल सा पैटर्न था, ठीक है ना, गैप का गैप देखना था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये लगाना है आपने, ठीक है ना, ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो सीक्वेंस में लगाना है, पहले कौन सा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही लगाना है, और आपने पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो अगर हम देखें तो आर ई सबके अंदर है, फिर टी भी सबके अंदर है, ठीक है ना, उसके बाद आता है ए, तो सबसे पहले तो आएगा 5, तो ये तो खत्म हो गया। फिर ए के बाद क्या आता है, BCDEFGHIJKLMNO PQR आता है। तो आर भी बहुत सारों में है, ठीक है ना, आर भी बहुत सारों में है। ठीक, आर भी आपके पास पहले ऑप्शन, 3 ऑप्शन में आर है, ठीक है ना। आर के बाद देखें तो आर 5 के बाद आएगा 2, क्योंकि आर के बाद नहीं, 5 के बाद 2 नहीं आएगा। 5 के बाद आर के बाद ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, या 5 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 2, तो 5 3 2 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो 5 3 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि आर से पहले क्या आता है, ओ आता है, हमने ये गलती कर दी है। पहले आर, ये तो खत्म हो गया, इसके बाद क्या आना चाहिए, टी तक खत्म हो गया, आर तो यहाँ, ये देखो, अगर मैं दोबारा से इसको बताऊँ आपको, एक सेकेंड, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, अब दोबारा से देख लेते हैं। RET तक तो सबके पास सेम है, फिर इसके बाद यहाँ पर ए आया तो पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद ओ आता है, ओ आया तो उसके बाद 6 आएगा, फिर आर आता है, अब या तो 3 होगा या 2 होगा, आर के बाद ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद सी आएगा, तो 5 6 3 2 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में। 5 6 3 2, 5 6 3 2 दो ऑप्शन में है, एक तो पहले वाले में और एक थर्ड वाले में। 5 6 3 2 खत्म हो चुके हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, आपके पास बचेगा 1 और 4, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्या पहले आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आर पहले आता है तो पहले 1 आएगा, फिर आएगा 4, 5 6 3 2 1 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होना चाहिए। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, तो 5 6 3 2 1 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पैटर्न ढूंढना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं चीप का कोड, की CHEAP, चीप का कोड है DYSWQ है, ठीक है ना। आपको इसका कोड बताना है कि क्या होगा। तो अगर मैं देखूं, चीप का कोड अगर हम देखें यहाँ पर, थोड़ा सा टफ है ये। अगर मैं यहाँ पर चीप का कोड देखें तो टफ नहीं है, बहुत टफ है, थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। CT, अबे किसका कोड बताना है, पेपर का कोड बताना है कि पेपर का कोड क्या होगा। ओके, ठीक है, हमें यहाँ पर कोड मिल गया है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करके लिख रहा हूँ, DYSWQ, ठीक है ना, ये हमारे पास है। तो सी का जो अपोजिट होता है, अगर मैं सी का अपोजिट देखूं तो सी का अपोजिट होता है एक्स, और एक्स में +6 करेंगे तो डी आ जाएगा, ठीक है ना। एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है एस, एस में +6 करेंगे तो वाई आ जाएगा। फिर ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है हमारे पास वी, वी में हम क्या करेंगे, अगर मैं -3 करता हूँ, वी में -3 करेंगे तो एस आ जाएगा। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड, जेड में -3 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है के, के में +6 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें अपोजिट में +6 किया जा रहा है, और जो वोवल्स हैं यानी कि ई और ए, ये जो वोवल्स हैं इसके अपोजिट में -3 किया जा रहा है। तो अगर मैं पेपर की बात करता हूँ, PAPER, तो पेपर, पी इज़ अ कॉन्सोनेंट, इसका अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है के, और के में अगर मैं +6 करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, क्यू आता है, तो आंसर तो क्यू से स्टार्ट होगा। फिर ए इज़ अ वोवल, ये एक वोवल है, ए का अपोजिट होता है जेड, जेड में अगर मैं -3 करता हूँ तो मेरे पास आता है डब्ल्यू, तो क्यू के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, और ये मेरे को एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्यू डब्ल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 2 लेटर दिखे, 2 लेटर अलग अलग हैं, बाकी अगर 2 ऑप्शन सेम होते तो हम और सॉल्व कर लेते, तो 2 क्यू डब्ल्यू मेरे को दिख गया, तो क्यू डब्ल्यू ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पर सीरीज में बताना है, पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 26 है, फिर 105 है, देन अगला आपको बताना है पैटर्न में। तो अगर मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पर पैटर्न क्या लग रहा है, ×1 -1 का, फिर ×2 -1 का, फिर ×3 -1 का, फिर ×4 -1 का, ठीक है ना, ×4, सॉरी यहाँ पर +1 का, -1 +1,
फिर मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, -1 का पैटर्न चलेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 525 माइनस 1 524। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 524 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय अल्टरनेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और -1 +1 -1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास मिरर इमेज आपको बतानी है, तो आर की मिरर इमेज ऐसी बनेगी, 5 की मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी, एस की मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। तो ये कौन से ऑप्शन में मेरे को दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है ना। अगर हम आगे देखते हैं तो 4 की इमेज मिरर इमेज मेरे को कुछ ऐसे दिखाई देगी, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाना चाहिए। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। 16 डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड मीन्स प्लस है, 8 माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस, प्लस मीन्स है आपके पास, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स -4। तो ये दे रखा है, पहले आपका डिवाइड करेंगे तो 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, तो 16 प्लस 16 -4, तो 16 प्लस 16 32 -4 कितना हो जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। सिंपल बोर्ड मास का था, साइन आपको चेंज करने थे और आंसर करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके पास वेन डायग्राम से रिलेटेड है, कह रहा है कि ऑल मोबाइल्स आर वेस्ट। ऑल मोबाइल क्या है हमारे पास, वेस्ट है। ऑल मोबाइल्स, ये सारे के सारे मोबाइल क्या है, वेस्ट हैं। ऑल वेस्ट आर यूजफुल, और वेस्ट क्या है, यूजफुल है, ठीक है ना। सम यूजफुल आर नथिंग, कुछ यूजफुल जो है वो नथिंग है, तो यहाँ एन आ जाएगा। सम यूजफुल क्या है, नथिंग है। कंक्लूजन पे आते हैं, कह रहे हैं कि सम वेस्ट आर नॉट, सम वेस्ट आर नथिंग इज पॉसिबिलिटी। सम वेस्ट क्या है, सम वेस्ट क्या है, नथिंग है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्या पता हो। नो मोबाइल इज नथिंग, कोई भी मोबाइल नथिंग नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्या पता हो, ठीक है। तो पहला दूसरा कंक्लूजन गलत हो गया, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या आंसर सही है मेरा। ऑप्शन नंबर ए पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। ओनली एक ही कंक्लूजन यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पर है कंक्लूजन निकालना है यहाँ पर भी, ठीक है ना। सीरीज आपको छोटी सी स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन दे रखा है। तो पहले कंक्लूजन में कह रहा है कि क्यू ग्रेटर देन एन, क्यू जो है वो एन से ग्रेटर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर एम लेस देन इक्वल टू एन दे रखा है, इज इक्वल टू ओ दे रखा है, और ओ जो है वो क्या है, क्यू से छोटा है। अब आप क्यू ग्रेटर देन क्या है, एन, क्यू ग्रेटर देन एन है। तो क्यू क्या ग्रेटर देन एन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर क्यू ग्रेटर देन एन अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल है, क्यू ग्रेटर देन एन। अगर यहाँ पर हम रिलेशन देखें तो क्यू जो है वो ग्रेटर है, तो पहला कंक्लूजन तो फॉलो करता है। दूसरे की बात करते हैं, कह रहा है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, एम ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ तो साइन लेस देन इक्वल टू का है, तो दूसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओनली कंक्लूजन वन जो करेगा वो फॉलो करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आपको यहाँ पर ये मेज फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, तो अगर मैं इसे कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा डब्बा, फिर ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसे कुछ करके ड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगी लाइन, ये इस तरह से आएगा। ऑप्शन नंबर सी में मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, क्या ऑप्शन नंबर सी सही है मेरा। तो ऑप्शन नंबर सी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल सही जाता है, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखने की जरूरत थी, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन और है रीजनिंग का। ये आपको पेपर फोल्डिंग का है, तो अगर मैं यहाँ पर फोल्ड करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ये सर्कल इधर होगा, ठीक है ना। फिर अगर फिर फोल्ड करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, आराम से आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट उस पर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पे, यानी कि मैथ के सेक्शन पे बढ़ते हैं। और तो मैथ का सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और इस तरह की सीरीज़ लेके आते रहे, ठीक है ना। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो वो हैं एडमिट कार्ड हैं, वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं, वो फरवरी के लास्ट वीक में आपके जारी हो जाएंगे। पेपर से 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। और गाइज अगर आप पंजाब जो कि जो कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है, यानी कि पंजाब कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं, पंजाब कांस्टेबल की और एसआई की जो वैकेंसीज अभी आउट हो रखी हैं, जिनके फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं, और चंडीगढ़ कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये जो पंजाब एसआई की और
कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं और चंडीगढ़ चंडीगढ़ कांस्टेबल की जो वैकेंसीज निकलने वाली हैं, ठीक है ना, इनकी निकल चुकी हैं। पंजाब एसआई और कांस्टेबल की फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं। चंडीगढ़ कांस्टेबल की वैकेंसीज अभी निकलेंगी, तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोनों की, अगर आपने फॉर्म फिल किया है, दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट में येस करके जरूर लिखिएगा। अगर आप येस करके लिखेंगे तो हम आपके लिए पंजाब एसआई और कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस की सभी की प्रैक्टिस करवाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और चंडीगढ़ कांस्टेबल के लिए हम आपके लिए सीरीज लेके आएंगे। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक यस लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि ए इनकम इज 25% मोर देन बी इज इनकम। तो अगर मैं रेशो बनाता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए रेशो बी, और 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% की वैल्यू होती है 1/, कितना होता है? 4 होता है, यानी कि ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है। तो अगर बी की 4 है, ठीक है ना, तो ए की इनकम इस पे 4 पे 1 ज़्यादा है, यानी कि ए की इनकम 5 होगी। कह रहा है कि बाई वट परसेंट बी इज इनकम लेस देन ए। तो बी की इनकम ए से कितनी कम है? 1 कम है, यानी कि -1 कम है। किससे कम है? किससे कम है ये? 5। किससे कम है ये? 5 से, यानी कि ए से कम है। तो 1/5 की आपको वैल्यू निकालनी है, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला होगा आर अपॉन में 100 प्लस आर, ठीक है ना, ये आप लगा सकते हो। आर अपॉन में 100 प्लस आर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आर की वैल्यू कितनी है? 25, ठीक है ना। 100 प्लस आर कितना हो जाएगा? 125। 25 से कम 25, 25 पंजे 125 होता है 1/5, और 1/5 कितना होता है? 0.2 होता है। ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है 1800 रुपये पर 4% पर एनम है, 2 ही साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल आपके पास कितनी है? 1800 है। प्रिंसिपल कितनी है? 1800 है। इस पे आपको क्या निकालना है? 4% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, नहीं तो आप बेसिक तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं देखूँ तो ये 1800 प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इस पर अगर मैं 4% की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 4% होता है कितना? 1/25 होता है। तो अगर मैं इसकी 1/25 की वैल्यू निकालता हूँ, 1/25 की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 72, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे। फिर अगर मैं 1/25 की वैल्यू निकालता हूँ, या 4% यानी कि 4/100 अगर मैं इसको निकालता हूँ, तो 4 2 Z 4 8 से 4 7 से 28 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 2.88 आ जाएगा, ठीक है ना। 2.8 है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 144 आ जाएगा। 140 हमें क्या निकालना है? कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो ये आ जाएगा 144, इसमें प्लस करेंगे 2.88, इन सबको ऐड कर देंगे, ये सारा ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे, आ जाएगा 146.28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास 146.88 यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। 146.28 या 146.88, 28 नहीं, 146.88 ही आएगा। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा 146.88 ही इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, हमने ट्री मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स। कह रहा है कि 6 बॉयज हैं, वो किसी काम को 42 दिन में करते हैं। कह रहा है कि अगर यही काम 14 बॉयज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। इन हाउ मैनी आवर्स आपको क्या निकालना है? आवर निकालना है। हमने यहाँ पर बेसिकली क्या करा है? हमने यहाँ पर MDH का फॉर्मूला लगाया, यानी कि M1D1 इंटू में H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल होता है ये किसके? M2D2 H2 डिवाइड बाई W2 के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास कट जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7 6 जा 42, H यानी कि आवर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आवर। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 18 आवर से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से रिलेटेड है। कह रहा है कि इस ग्राफ को ध्यान से देखना है, मंथली इनकम है, और क्या बोला गया है? कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज इनकम इज मोर देन 25,000 बट लेस देन 40,000। ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी इनकम 25,000 से ज़्यादा है लेकिन 40,000 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। 40,000 से कम होनी चाहिए। तो ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 45, 66 एंड 44, ये एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये आपके पास कितना बनेगा? अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो 66 प्लस 44, 66 प्लस 44 कितना होता है? 110, और 110 प्लस 45, 110 प्लस 45 कितना होता है? 155 होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 155 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसे कितने इंप्लॉयज़ हैं जिनकी इनकम 25 से ज़्यादा है लेकिन 40 से कम है? तो आपको सिर्फ ये वाले नंबर्स को देखना था और इनमें ये नंबर को ऐड करना था। तो 155 इसका सही आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बाकी सारे नंबर को ऐसे लिख लेते हैं, 20 माइनस करली ब्रैकेट 34 माइनस 24 प्लस, तो 18 टू ज़ा कितना होता है 36, 36 में से 34 माइनस करेंगे, ठीक है ना। या मैं पहले आपके लिए, चलो मैं आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करता हूँ। 18 टू ज़ा 36 माइनस 34, 2 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 2 ऑफ कितना 3, ब्रैकेट क्लोज। फिर हम पहले क्या करेंगे, ऑफ को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड से पहले ऑफ सॉल्व होता है, ध्यान रखिएगा जब हम बोर्ड मास का रूल करते हैं, बोर्ड मास का जब हम रूल करते हैं तो ऑफ डिवाइड से पहले क्या सॉल्व होता है, ऑफ सॉल्व होता है। तो 20 ब्रैकेट 34 माइनस 24 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 34 में से 20 माइनस 34 में से 24 गई, कितना बचेगा 10, प्लस में कितना बचेगा 2, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 माइनस में कितना होगा 12, और 20 माइनस में 12 कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा बोर्ड मास का क्वेश्चन था, रूल आपको पता होना चाहिए, रूल पता है तो आप इजीली क्वेश्चन निकाल लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये आपके पास ट्राइंगल दे रखी है, ठीक है ना, ये एक ट्राइंगल दे रखी है और यहाँ पर ये साइड्स की वैल्यू भी आपको दिख रही होगी, ठीक है ना, साइड्स की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक कैबियंस थ्योरम लगती है, मैं डायग्राम थोड़ा सा बहुत बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, इस तरह से है ये इस तरीके से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वो लगती है आपके पास, एक थ्योरम लगती है जिसे हम कैबियस थ्योरम कहते हैं। ये है आपके पास बी, ये है ए, ये है सी, और ये है डी, और ये है ई, ये है एफ, ये है 2 5 एक्स 4 6 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैबियस थ्योरम लगती है, और कैबियस थ्योरम हमें क्या कहती है, कैबियस थ्योरम कहती है कि ए डी अपॉन में डी सी मल्टीप्लाई सी एफ अपॉन में एफ बी मल्टीप्लाई बी ई डिवाइडेड बाय ई ए, ये इक्वल होता है किसके, 1 के इक्वल होता है। ये हमें कहती है कैबियंस थ्योरम, ठीक है ना। तो ये हमें क्या कहती है, ए डी डिवाइड बाय डी सी, सी एफ डिवाइड बाय एफ बी, बी ई डिवाइड बाई ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ए डी की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये x है, डी सी की वैल्यू कितनी है 4 है, मल्टीप्लाई ये 6 है, और एफ बी की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2 है, ये है 5 इज इक्वल टू कितना 1। तो 3 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4, ये 4 पे कैंसिल, x की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर सही है, आंसर बिल्कुल सही है। तो कैबियस थ्योरम आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ 9% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है, सिर्फ 9% लोगों ने, मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो कैबियस थ्योरम को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कोई पॉइंट है ए से बी तक का कोई पॉइंट है और इसके बीच की दूरी है 887 किलोमीटर है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक पर्सन है, वो ए से बी जाएगा, ठीक है ना, वो ए से बी जाएगा कितने की स्पीड से, ए से बी यहाँ से जाएगा, और कितने की स्पीड से जाएगा, ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, और फिर बी से ए भी वापस आएगा लेकिन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। तो दोनों सूरत में, यानी कि दोनों वेज में ये डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है, ए से बी गया, बी से ए आया, डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है। और जब डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा होता है और आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह दे, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला आप लगाते हैं 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको इस डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो 2 इंटू में ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 75, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, और 75 प्लस 45 करेंगे तो आपको 120 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो जब इसकी कटिंग वटिंग करेंगे, 2 6 ज़ा 12, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 3 पे कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और ये कट जाएगा 15 पे, फिर ये 5 पे भी कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ठीक है ना। ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 225 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और 225 डिवाइड बाई 4 होता है 56.25, 56.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है तो दोनों जगह में हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको एस सी एफ निकालना है इनका, इसका एस सी एफ निकालना है आपको 65 एक्स क्यूब वाई 4 जेड 5 और 117 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 3 और 156 एक्स 6 वाई 5 और Z7 का आपको एस सी एफ निकालना है। और एस सी एफ क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर होता है जो तीनों को, जो नंबर को डिवाइड कर दे, को डिवाइड कर दे। तो पहली बात तो हमें 65 का, 117 का और 156 का जब हम एस सी एफ निकालते हैं तो इसका एस सी एफ हमें क्या मिलेगा 13 मिलेगा, ठीक है ना। इसका एस सी एफ क्या मिलेगा 13 मिलेगा।
फिर एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन है। और पावर में सबसे छोटा, तो एक्स की सबसे छोटी पावर 2 है, वाई की सबसे छोटी पावर अगर हम देखते हैं तो 3 है, जेड की सबसे छोटी पावर कौन सी है, जेड की सबसे छोटी पावर भी 3 है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 13x² वाई क्यूब जेड क्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 5625 को ABC में डिवाइड करना है। कह रहा है कि ए मच रिसीव एज मच एज बी एंड सी टुगेदर। कह रहा है कि ए को कितना मिला, 1/2 मिला। किसका 1/2, बी एंड सी का 1/2। तो ए अपॉन में बी की अगर मैं वैल्यू की बात, ए अपॉन में बी प्लस सी की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर मैं ए अपॉन में एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं ए अपॉन में बी प्लस सी की बात करता हूँ तो रेशो क्या बनेगी, 1/2 बनेगी। फिर कहता है कि बी रिसीव्स 1/4 एज मच एज ए एंड सी टूगेदर। तो कह रहा है कि बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा कितना, 1/4 एज मच एज ए एंड सी टूगेदर, जितना ए और सी को मिलता है। तो यहाँ से बी अपॉन में ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आ जाएगी। ठीक है, फिर कहता है कि द अमाउंट शेयर बाय ए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करूँ, अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करूँ, यानी कि यहाँ पर मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो अगर मैं ए रेशो बी प्लस सी को देखूँ और किसको देखें, और अगर हम देखें बी रेशो ए प्लस सी को देखें, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, 1/2 है, और ये टोटल कितना हुआ 3, और यहाँ पर कितना है 1/4 है, और ये टोटल कितना हुआ 5 हुआ। लेकिन ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी करूँगा तो हमारे पास सेम बनना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, रेशो निकल जाएगी। तो ए रेशो बी प्लस सी की बात करें तो यह हो जाएगा 5/10, और ये टोटल हो जाएगी कितनी, 15। और बी रेशो ए प्लस सी की बात करें तो ये हो जाएगा 1/4, नहीं 1/4 नहीं, 3 से हमने मल्टीप्लाई करा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 रेशो कितनी हो जाएगी, 12, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 15 हो गया। अब हम देख लेते हैं, तो ए की रेशो कितनी है, ए की रेशो है 5। तो अगर मैं ए रेशो बी रेशो सी लिखूँ, ए रेशो बी रेशो सी, तो ए की रेशो है 5, बी की रेशो है 3, और सी की रेशो क्या बचेगी, टोटल कितना है 15 है, 5 3 8 हो चुका है, 15 है, तो सी की रेशो क्या बचेगी, 7 बचेगी। आपको बताना है कि ए कि दैट द शेयर ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, ए का शेयर बी के शेयर से कितने ज़्यादा है। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 15। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो 5 6 2 5 में बी का, ए का शेयर बी से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ए का शेयर बी के शेयर से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितने में से, 15 में से। तो जब मैं इसको 2/15 से सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, तो जब हम इसे 2/15 से सॉल्व करेंगे तो ये कटिंग करके आपके पास आ जाएगा कितना, 750 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सा करेक्ट हो जाएगा। जब मैं इसको 2/15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 750 हमें देगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन रेशियो मेथड से करेंगे तो बहुत ईजी था। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर जिसको ये क्वेश्चन समझ आया बहुत अच्छी बात, जिसको ये समझ नहीं आया वो वीडियो को वापस से देख के इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर दोनों है, 150 लीटर है, और इसके अंदर मिल्क एंड वाटर की रेशो है 3/7। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी इफ द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल इज 5/7। ठीक है ना, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड टू 150 लीटर। कह रहा है कि कुछ मिल्क ऐड किया गया था 150 लीटर में। ठीक है, कह रहा है कि पहले हमारे पास जो था, फाइनल मिक्सचर में मिल्क की आपको वैल्यू बतानी है क्या हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहले जो मिल्क एंड वाटर की जो रेशो थी वो कितनी थी, 3/7 थी। फिर कह रहा है कि कुछ मिल्क ऐड किया गया तो उसके बाद रेशो कितनी होगी, 5/7 होगी। आपको क्या है बताना है कि फाइनल क्वांटिटी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन द फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी कितनी है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि वाटर दोनों जगह सेम, वाटर दोनों जगह क्या है, सेम है, वाटर में कोई फर्क नहीं पड़ा, वाटर पहले भी 7 था अब भी 7 है। लेकिन पहले क्वांटिटी कितनी थी, 10, 7 और 3 कितना हुआ, 10, और 10 की जो एक्चुअल वैल्यू है, या मैं कहूँ 10 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 150 है। तो एक यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। हम क्या करेंगे, फाइनल क्वांटिटी में मिल्क की वैल्यू निकाल लेंगे, हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 15 इंटू में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 75 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या मेरा आंसर सही है, ये तो 75 लीटर, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा, 75 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी
प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ये सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट है, दुकानदार के लिए नुकसान होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे इनके साथ। तो -20 हो जाएगा, प्लस बी की जगह भी क्या रखूंगा, -30, प्लस ए की जगह क्या आ जाएगा, -20, बी की जगह -30 डिवाइड बाय कितना, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -20 -50, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 100। कटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस, सॉरी यहाँ पर 30 आएगा, तो ये आ जाएगा -50, ठीक है ना, +6 कितना होता है हमारे पास, -44%। तो ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। 44% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, और डिस्काउंट है, दुकानदार के लिए नुकसान होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे इनके साथ, और जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि परचेज करा था 2000 में, सोल्ड करा 2100 में, आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2000 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, 2100 है। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, ये 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ये 100 रुपीज़ का प्रॉफिट किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 200 का ये कितना परसेंट है, 00 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। 5% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन, ये उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस मैथ के पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि ए की जो वेल्थ है वो 8/9 है बी से। तो ए जो है वो इक्वल है किसके, 8/9 ऑफ बी, एंड सी जो, यानी कि यहाँ से ए बाई बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8/9 आएगी। फिर कह रहा है कि सी की जो वैल्यू है वो 12/9 है, किसकी वैल्यू से, बी की वैल्यू से। तो यहाँ से सी बाय बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12/9 आएगी। आपको बताना है कि सी वैल्यू टू सी रेशो ए बताना है क्या होगा। और वैसे भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 9 है, यहाँ पर भी बी की वैल्यू कितनी है, 9 ही है, दोनों जगह सेम है। आपको क्या बताना है, सी रेशो ए बताना है। तो सी की वैल्यू कितनी है, 12, ए की वैल्यू कितनी है, 8। कटिंग कर देंगे, 4 3 12, 4 2 8, यानी कि 3:2, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशो निकालनी थी और वहां से आपको आंसर करना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पोर्शन की ओर, जिसे आप बोलते हैं क्या, जीके। ठीक है ना, जीके पोर्शन के ये थे मैथ के 13 क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं जीके पोर्शन की ओर। तो जीके पोर्शन का पहला क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उससे पहले आपका अभी तक कितना स्कोर गया है वो आप हमें बताएंगे कमेंट करके। प्लीज़ कमेंट जरूर करना है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि एज ऑफ अगस्त 2022, हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना कंप्लीटेड। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं अगस्त 2022 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो 8 साल जो है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, और प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2022 में शुरू हुई थी, और कौन से अगस्त को शुरू हुई थी, ये 28 अगस्त को शुरू हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी वो 28 अगस्त को शुरू हुई थी, और अगस्त में इसने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। तो कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा क्या है, लोकसभा सीट्स हैं। ठीक है ना, लोकसभा सीट्स हैं, और टोटल लोकसभा सीट्स कितनी हैं इसके अंदर, 42 है। गुजरात की बात करेंगे तो 26 है, असम की बात करेंगे तो 14 है, और राजस्थान में 25 है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि फॉर विच मूवी रणवीर सिंह वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। तो कौन सी मूवी थी वो जिसमें से रणवीर सिंह ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता इन दादा साहिब फाल्के अवार्ड में। तो कौन सी मूवी थी वो हुई थी 83, ऑप्शन नंबर जो कि वर्ल्ड कप पे बनी थी 83, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टेम्पल। तो मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई के अंदर वो किस टाइप का टेम्पल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वो है द्रविड़, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ टाइप ऑफ टेम्पल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज होता है, वो होता है जनरेटर। जब जनरेटर ऑन करते हैं तो आपके घर में बिजली आ जाती है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कह रहा है कि विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसमें से कौन सा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है ना। ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, या फिर आपके पास ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी क्या है आपके पास, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। और गाइज पंजाब अगर आप पंजाब एसआई और कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनकी वैकेंसीज अभी निकली हुई हैं, और चंडीगढ़, ठीक है ना, चंडीगढ़ की जो वैकेंसीज आपके पास निकलने वाली हैं, किसकी, कांस्टेबल की, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में यस करके जरूर कमेंट करें, यस कमेंट करें, ठीक है ना। यस कमेंट करेंगे तो जितने ज़्यादा यस कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे, चंडीगढ़ पुलिस की जो वैकेंसी, चंडीगढ़ कांस्टेबल की और पंजाब की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। और अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, बढ़िया वीडियोस, बड़े क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और यस करके आपने जरूर कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि AA के करंट चेयरमैन कौन है। करंट चेयरमैन आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संजीव कपूर। संजीव कपूर इज द करंट चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम दे रखा है, ब्रिटिश ऑफिशियल देखते हैं, तो कौन सा सिस्टम कौन लेके आया था ये आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सा सही मैच है, ठीक है ना। तो जमींदारी सिस्टम विलियम बेनेटिक लेके आए थे, बिल्कुल सही है। रॉयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुंड्रो यहाँ पर लिखा गया है, तो रॉयतवाड़ी जो सिस्टम है वो जो थे रॉयतवाड़ी सिस्टम कौन लेके आए थे, वो लेके आए थे, एक मिनट, आपको क्या बताना है इसके अंदर, करेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, इनकरेक्ट, विच ऑफ द पेयर अबव इज आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। अच्छा, आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर, इनकरेक्ट बताना है, माफ़ कीजिएगा, मैंने अपने यहाँ पर वही हम सोचे कि रैत वाली तो थॉमस रॉय ही लेके आए थे, ठीक है। तो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, तो जमींदारी जो था आपके पास, लैंड रेवेन्यू यानी कि जमींदारी जो सिस्टम था वो कौन लेके आया था, ठीक है ना, वो कॉर्न वॉलिस लेके आए थे, ना कि विलियम बेनेटिक लेके आए थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। रोहितवाड़ी थॉमस मुनरो लेके आए थे, बिल्कुल सही है। महलवाड़ी सिस्टम, जो महलवाड़ी सिस्टम था वो कौन लेके आया था, वो विलियम बेनेटिक लेके आए थे। ये दोनों गलत हैं, यानी कि पहला और तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा, वो गलत बताने थे कौन से हैं। तो जमींदारी जो लेके आया था वो कॉर्नवालिस लेके आए थे, रोहितवाड़ी मुनरो लेके आए थे, और महलवाड़ी आपका विलियम बेनेटिक लेके आए थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि IPCC की इज द यूनाइटेड नेशन बॉडी ऑफ असेसिंग द साइंस रिलेटेड द क्लाइमेट चेंज। IPCC की आपको फुल फॉर्म बतानी है क्या है। तो IPCC की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ये, और किसका, क्लाइमेट चेंज का, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि कुनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि गैस्ट्रिटिस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। गैस्ट्रिटिक कौन से पार्ट पर जो होता है, ह्यूमन बॉडी कौन से पार्ट पर इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा, वो स्टमक पे, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा, स्टमक के पार्ट पर जो होता है वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि व्हाट वाज द इंडिया रैंक इन वुमेन्स फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग एट वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। कह रहा है कि इंडिया का रैंक कितना था, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द वुमेन्स फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग एट द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया का जो रैंक था वो सेकंड था, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया का रैंक क्या था, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया ने इसके अंदर एक गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज जीते थे। कितने, एक गोल्ड जीता था इंडिया ने, 4 सिल्वर थे, और 11 क्या थे, ब्रॉन्ज थे। 11 ब्रॉन्ज जो थे वो इंडिया ने जीते थे, और ये 45th एडिशन था अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का। कौन सा एडिशन था ये, 45th एडिशन था अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का। ये कौन सा था, फिफ्थ 45th जो था वो, ये आपका एडिशन था, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके चंडीगढ़ CHP क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप पंजाब पुलिस SI और कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर चंडीगढ़ पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें यस करके जरूर लिखें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।